की सबसे बड़ी मतलब की खबर यह है कि दूसरे चरण की वोटिंग का काम शांतिपूर्ण ढंग से बम्पर वोटिंग के साथ संपन्न हो गया। छिटपुट छोटी मोटी घटनाएं जरूर सामने आई, कहीं पर ईवीएम में थोड़ी खराबी तो कहीं पर किसी उम्मीदवार को कुछ शिकायत, कहीं पर बहिष्कार भी थोड़ा बहुत, लेकिन मोटे तौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। और वोटिंग भी 2014 के मुकाबले थोड़ी ही ज्यादा लेकिन ज्यादा हुई। अब देखिए आंकड़े, देखिए कहां कहां पर कैसी कैसी वोटिंग हुई। सुबह से जो कतारें लोगों की लगी रही ये भी आप देख रहे हैं। अमरोहा में 68.77% वोट, नगीना में 62.10% वोट, बुलंदशहर में 62.14, अलीगढ़ में 62.8, हाथरस में 61.25, मथुरा में 60.56, आगरा में 59.60, फतेहपुर सीकरी में 61.16 और कुल ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 62.10% वोट पड़े हैं। और बीते साल यही आंकड़ा करीब 61.87% का था। आपको बताते हैं किन सीटों पर मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है इस बार ज्यादा जहां पर वोटिंग हुई। बुलंदशहर में 58 से बढ़कर 62 पर यह आंकड़ा पहुंच गया, अलीगढ़ में 59.48 से 62.80, हाथरस में 59.78 से 61.25 और आगरा में 59.05% से बढ़कर 59.6% की वोटिंग हुई। हालांकि कुछ सीटों पर पिछले चुनाव की तुलना में मतदान कम भी हुए, जिसमें कि मथुरा एक शामिल है जहां पर कम वोटिंग हुई, नगीना में कम वोटिंग हुई, अमरोहा में थोड़ी कम वोटिंग हुई, लेकिन ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई है। और इन्हीं सबके बीच दिन में एक खबर यह भी उभर कर आई, वोटिंग क्या फर्जी वोट डालने की कोशिश हो रही है बुर्के की आड़ में। यह आरोप इस बार इस चरण में भी सामने आया और यह आरोप था अमरोहा में, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर ने यह आरोप लगाया कि फर्जी वोटिंग की कोशिश हो रही है, फर्जी वोटिंग की जा रही है और बुर्का पहनकर आई महिलाओं की पहचान नहीं हो रही है मुकम्मल तौर पर। और पुरुष, उनका यह भी आरोप था कि पुरुष बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग कर रहे हैं। वो बुर्का के अंदर आती है तो चेक करते नहीं, गलत आईडी ले लेकर उन्होंने वोट डाली है। क्या वाकई में दूसरे चरण की चुनावी चाल पर भी बुर्के का ग्रहण लग गया है? क्या अमरोहा में हकीकत में हुई बोगस वोटिंग अंडर बुर्का? ये वो सवाल हैं जो बीजेपी प्रत्याशी के इस बयान के बाद खड़े हो रहे हैं। दरअसल अमरोहा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद कंवर सिंह तंवर ने आरोप लगाया कि पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बुर्के का सहारा लेकर फर्जी मतदान कराया गया। आयोग की कार्यशैली पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि पोलिंग बूथ पर बुर्के में आ रही महिलाओं की जांच नहीं हो रही है और फर्जी मतदान किया जा रहा है। वोटिंग हो रही है 9 गाँव और वहाँ 4-5 बूथ हैं, वहाँ लेडीज जो है उन्होंने गड़बड़ करी है। वो बुर्का के अंदर आती है तो चेक करते नहीं, गलत आईडी ले लेकर उन्होंने वोट डाली है। नहीं, ये तो लोकतंत्र में मत का अधिकार है और बोलने का अधिकार सबको है और मेरे ख्याल से फर्जी वोटिंग किसी भी कीमत पर एनी हाउ नहीं हो पा रही, किसी भी कीमत पर। वहीं फर्जी वोटिंग के आरोप में अमरोहा के जिलाधिकारी का कहना है कि मतदान पूरी तरह से निष्पक्ष कराए गए। हम लोग भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, सारे अधिकारी लगे हुए हैं, कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पूरे जनपद में चुनाव हो रहा है। बहरहाल 11 अप्रैल को सहारनपुर में हुए मतदान में भी बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान के आरोप लगे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में बुर्के के पीछे फर्जी मतदान का खेल चल रहा है या फिर आरोप लगाकर चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम की राह पर ले जाने की साजिश पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कल सुबह योगी का 72 घंटे का मौन खत्म हो रहा है, जो उनको सजा दी गई थी। 72 घंटे तक का बैन लगाया गया था उनके किसी भी प्रकार के चुनावी रैली पर, लोगों से बात करने पर, मीडिया से इंटरेक्शन पर, वो कल सुबह वो मियाद खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ फिर से एक बार चुनावी मैदान में रैलियों के साथ योगी आदित्यनाथ कल से दिखाई देंगे और सबसे पहले पहुंचेंगे संभल, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद फिरोजाबाद और इटावा जाकर भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। फिर सीएम योगी मिश्रिख में चुनावी सभा करेंगे।
लेकिन ये जो 72 घंटे का बैन रहा योगी के ऊपर, उस बीच मंदिर राजनीति सामने आई, क्योंकि बजरंग बली के नाम पर बैन लगा था तो बजरंग के शरण में ही चले गए और शुरू की बजरंग साधना। क्या बातें और क्या मैसेज दे रहे थे योगी, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ के जुबान पर 72 घंटे के लिए ताला लगा दिया। बोलने पर संकट आया तो सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमान के दर पर पहुंच गए और जिस संदेश को देने पर आयोग ने लगाम लगाई, वो संदेश बिना बोले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। लखनऊ के हनुमान मंदिर से शुरू हुआ सिलसिला अयोध्या के हनुमानगढ़ी और फिर वाराणसी के संकट मोचन मंदिर तक जा पहुंचा। वो हर संदेश दिया जिस संदेश पर आयोग ने रोक लगाने की कोशिश की। आयोग ने भी नहीं सोचा होगा कि बैन के बाद भी योगी आदित्यनाथ महफिल लूट ले जाएंगे। अयोध्या में जब योगी हनुमान और रामलला के सरजमी पर थे तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि सरकार की गाड़ी दलितों की बस्ती में पहुंच जाएगी। लेकिन जब साक्षात सरकार दलितों के द्वार पर पहुंचे और घर में जो भी रूखा सूखा था उसे ग्रहण किया तो दलितों की खुशियों का ठिकाना न था। थोड़ी सी सब्जी तरोई की और एक रोटी खाएं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमारे घर आए, उनका आरती करें, उनको माला पहनाएं, उनको फिर बैठाएं, उसके बाद पानी पिलाएं। वैसे संदेश तो यही दे रहे थे जो रैली के जरिए देना चाहते थे, लेकिन तरीका अलग था। अयोध्या नगरी से निकले तो देवी पाटन पहुंच गए, वहां शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की और फिर अपने अगले पड़ाव काशी पहुंच गए, जहां संकट मोचन मंदिर में पूजा पाठ किया। हिंदुत्व के बाद यादों को साधने के लिए गढ़वा आश्रम में दस्तक दी और पूर्व मेयर के घर भी पहुंचे। पूर्वांचल की राजनीति में गढ़वा आश्रम के खास मायने हैं। यहाँ कभी मोदी भी पधार चुके हैं। अब इस यात्रा के राजनीतिक मायने तो आप समझ ही गए होंगे। अब तस्वीर क्या बनेगी ये तो चुनाव के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो काम कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गठबंधन ने अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे तो कांग्रेस ने 7 सीटों पर गठबंधन के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया। तो फिर कहा जाने लगा कि नूरा कुश्ती है गठबंधन और कांग्रेस के बीच में। अंदर से तो सभी मिले हुए हैं, मगर आज राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ अपनी बंदूक तान दी चुनावी मैदान में एसपी और बीएसपी पर भी। सुनिए बदायूं में क्या तेवर आज दिखा राहुल गांधी का। एसपी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान किया है, जबरदस्त नुकसान किया है। ये प्रदेश बाकी प्रदेशों को रास्ता दिखाता है। बाकी प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर देखते थे, कहते थे उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, और इन 3 पार्टियों ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है। जी हाँ, और अब पहले 2 चरण के चुनाव के बाद तीसरे चरण में चुनाव बढ़ चला है, जिस इलाके को यादव पट्टी भी बहुत से लोग कहते हैं। इसमें बड़ी लड़ाई है। दूसरे चरण में माया वर्सेस मोदी की लड़ाई थी, तो अगले चरण में मुलायम वर्सेस मोदी की लड़ाई है। और इसमें कल बड़ी घटना होने जा रही है। मैनपुरी में ऐतिहासिक रैली होगी जिसमें मुलायम और मायावती दरअसल एक मंच पर नजर आएंगे। ऐसा 2.5 दशक के बाद होगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या मुलायम सिंह को मायावती की मदद की जरूरत पड़ रही है जीतने के लिए, लेकिन कई ये कह रहे हैं कि यह संदेश देने के लिए दोनों के वोटर्स को बड़ी तस्वीर उभर कर आएगी। तो कल की ये बड़ी तस्वीर होगी और न्यूज 18 की इस पर नजर रहेगी। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे हम। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की चौथी तिमाही में बम्पर मुनाफा सामने आया है। बाजार के लिए यह बड़ी घटना, अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी घटना देश की। 2019 की चौथी तिमाही में आरआईएल का मुनाफा 10,362 करोड़ रुपए का रहा। कंपनी की आय बढ़ाने में जियो, डिजिटल, रिटेल, मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही है। हालांकि ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल ने भी कंपनी को निराश नहीं किया। रिटेल और टेलीकॉम से कंपनी को रेवेन्यू का खासा फायदा मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में आय 1.2 लाख करोड़ रुपए की थी, जो अब बढ़कर 1.38 लाख करोड़ रुपए की हो गई। रिलायंस जियो की आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 2019 की चौथी तिमाही में रिलायंस जियो का मुनाफा 1.1% था, जो बढ़कर 840 करोड़ रुपए का रहा है, जबकि तीसरी तिमाही में 830 करोड़ रुपए का था।
तो एक बड़ी खबर अर्थ जगत से। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, दावा किया है कि दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश और बंगाल के रास्ते ही बनेगी। 10 बजे पूरे इंटरव्यू दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त देखिए कुछ अंश। अपोजिशन पार्टी स्टेट में अब बीजेपी हो गई है। हम ऐसा कुछ नहीं मानते। अपोजिशन अभी हमारा स्टेट में देखो, असेंबली में उसका खाली 3 सीट है और लोकसभा में 2 सीट है। सपना देखना होता है, लेकिन सपना कबूल करने का मालूम होना चाहिए। उन्होंने सपना दिखाता है बड़ा बड़ा बात करके, झूठा बात करके, बहुत बड़ा बड़ा गंदा गंदा बात करके, लेकिन सपना देखने के लिए जो दिल चाहिए वो दिल उसका पास नहीं है। इसी के लिए बहुत आसानी है कहने का, मैं ये करेगा वो करेगा। दिस टाइम आई एम टेलिंग यू, बंगाल एंड यूपी विल बी द डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स। ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट बनाएगा। तो इस पूरे इंटरव्यू को देखिए 10 बजे इस चैनल पर और समझिए कि क्या है मन में ममता के इस वक्त चुनाव के बीच। लेकिन योगी का मौन टूटा है। भक्ति की शक्ति लेकर वो वापस लौट रहे फिर से एक चुनाव के मैदान में। तो भक्ति की शक्ति से क्या करेंगे योगी? 3 दिन की मौन साधना का क्या होगा असर? मौन तोड़ेंगे तो संभल में क्या बोलेंगे योगी? योगी के भोजन पूजन से माया क्यों बेचैन हो उठी? बैन हटते ही माया ने पहला हमला योगी पर क्यों बोला?